नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि आज हम अपनी क्लास करेंगे ज्योग्राफी की यानी भूगोल की। तो मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आपका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं आपकी अपनी क्लास ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो ज्योग्राफी होता है वो ज्योग्राफी में दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका इंडियन ज्योग्राफी का होगा और एक होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन सी ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, तो वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और आज हम बात करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम देखते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इस इंडिया के इंट्रोडक्शन में ही लगभग हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे जो आज आपको क्लास दी जा रही है उसमें, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो ये ज्योग्राफी रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो ज्योग्राफी है ये है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है प्यारे साथियों, ज्योग्राफी है क्या। तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी का अध्ययन करना, एक क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ द अर्थ। और दूसरा वहीं पे क्वेश्चन आता है कौन सा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब दो क्वेश्चन है, अलग अलग हैं। एक तो क्वेश्चन क्या रहा, एक क्वेश्चन रहा आपका पृथ्वी का वर्णन करना, और दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे दो चीजें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे इसी के नाम में क्या रहता है, इसी के नाम में रहता है इसका परिभाषा। कहने का मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी के नाम में है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो शब्द कौन से हैं, पहला है जियो और दूसरा क्या है, ग्राफी। दूसरा क्या रहेगा, ग्राफी। कहने का मतलब यहाँ पे एक तो जियो है, और जियो की अगर हम बात करें तो जियो को हम जानते हैं किसके नाम से, तो जियो को हम जानते हैं अर्थ के नाम से। जियो का मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है, और अर्थ को ही हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, पृथ्वी कहते हैं। और ग्राफी का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा, वर्णन करना। कहने का मतलब अगर आपसे सीधे सिंपल वे में पूछा जाए कि यहाँ पे भूगोल क्या होता है, तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं तो भूगोल क्या होगा, तो भूगोल क्या होता है, तो भूगोल होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का क्या करना, वर्णन करना। अब यहाँ पे पृथ्वी का जो वर्णन करना होता है वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। कितनी सिंपल इसकी लैंग्वेज भाषा वो है, डेफिनेशन, कि इसके नाम में ही हमको डेफिनेशन मिल रही है। एक तो जो जियो और दूसरा ग्राफिया सबसे ही। और इसमें जो मेन है वो क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का अध्ययन किसमें करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन किसमें करते हैं, हमने वर्णन तो इसमें कर लिया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या है, तो वो है स्टडी ऑफ द अर्थ। स्टडी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे प्यारे साथियों स्टडी ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, तो स्टडी ऑफ द अर्थ क्या रहता है, तो वो रहता है जियोलॉजी। क्या रहेगा वो, जियोलॉजी। तो यहाँ पे जो जियोलॉजी है उसमें हमेशा स्टडी होगी अर्थ की, और जो डिस्क्रिप्शन होगा वो किस में होगा, तो प्यारे साथियों वो होगा ज्योग्राफी में। सेकेंडरी क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, तो प्यारे साथियों सेकेंडरी क्वेश्चन क्या बनेगा, हु वॉज द फादर, हु वॉज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पे अगर हम फादर की बात करें तो ये क्या है, तो यहाँ पर इरेटो यहाँ पर जो आपके इसके जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो वो रहेंगे इरेटोस्थनीज। कौन रहेंगे, इरेटोस्थनीज इसके कौन रहते हैं, तो इसके जनक रहते हैं। कौन रहते हैं, जनक रहते हैं। इरेटोस्थनीज इसके कौन है, जनक हैं। क्योंकि सबसे पहले जो नाम गढ़ा गया था, जो नाम दिया गया था, तो वो नाम जो ज्योग्राफी दिया था वो इसी व्यक्ति ने दिया था, जो एक भूगोल वेत्ता भी थे। बात समझ गए। अब यहाँ पर इन्होंने ये नाम दे दिया, पृथ्वी का हमने वर्णन कर लिया, ज्योग्राफी के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके जो पार्ट होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं प्यारे साथियों वो कितने होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे जो पार्ट हैं वो पार्ट कितने हैं, इसके दो पार्ट हैं।
कितने पार्ट हैं? 2। एक रहेगा आपका इंडिया यानी इंडिया वाला ज्योग्राफी, और दूसरा कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो वो होते हैं आपके इंडिया की ज्योग्राफी से, क्योंकि यहाँ पे 65% जो डेटा होता है वो यहाँ से पूछा जाता है, और जो 35% जो डेटा होता है वो कहाँ से पूछा जाता है? तो वो पूछा जाता है आपके विश्व के भूगोल से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंडियन ज्योग्राफी की, यानी भारतीय भूगोल की। और उस भारतीय भूगोल में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं जो हमारे किसी भी एग्जाम को लेकर कई सारे क्वेश्चंस उठाती हैं। और वो क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं? तो जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हुआ, भारत का परिचय जिसमें हम पढ़ते हैं भारत के नाम क्या है, भारत की सीमा क्या है, भारत के जो सीमा रेखा है उनकी लंबाई क्या है, भारत के साथ किस कौन कौन से देश के डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं। दूसरी बात हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल में हम माउंटेन पढ़ते हैं यानी पर्वत पढ़ते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि पर्वत क्या होते हैं? तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही होता है कि पर्वत क्या होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम आगे अपनी क्लास करेंगे। हमें माउंटेन के साथ साथ प्लेट्यू पढ़ना है, प्लेन्स पढ़ना है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। एग्रीकल्चर के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिवर। तो ऐसे करके मतलब हमारा बहुत सारा सिलेबस इसमें रहेगा, जिसमें से आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडिया के इंट्रोडक्शन की, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारत का परिचय। क्या रहेगा ये? तो बंधुओं क्या रहेगा? भारत का परिचय। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे भारत का परिचय की, तो यहाँ पे भारत के परिचय में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो भारत के परिचय में हमें पढ़ने हैं नाम। क्या पढ़ने होंगे? हमें नाम पढ़ने होंगे। भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन कौन सा है। तो कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम भारत के परिचय में देखें तो भारत के परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे प्यारे साथियों? तो सबसे पहले पढ़ने वाले होते हैं हम नेम। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी? नाम की। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत के कितने नाम हैं, या भारत के जो नाम हैं, जैसे आपने सुना होगा भारत का नाम भारत है, भारत का नाम हिंदुस्तान है, भारत का नाम इंडिया है, भारत का नाम आर्यवर्त है, भारत का नाम जम्मू द्वीप है। ये नाम किसने दिए? कौन था ये व्यक्ति? कौन थे यहाँ पे लोग जिन्होंने इतने नाम दे रखे हैं? तो अगर हम प्यारे साथियों भारत के नामों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले भारत के नाम में देखें तो यहाँ पे एक नाम आता है भारत, और दूसरा नाम आता है हमारा कौन सा? हिंदुस्तान। और जो तीसरा नाम आता है वो कौन सा आता है? तो अगला जो नाम आता है वो आता है हमारा इंडिया। और इंडिया के बाद अगर हम बात करेंगे तो प्यारे साथियों कौन सा आता है? तो यहाँ पे आता है आर्यवर्त। कौन सा नाम आता है? आर्यवर्त आता है। तो अगला जो नाम आता है वो कौन सा आता है? तो वो आता है प्यारे साथियों कौन सा? तो इसका नाम होता है जम्मू द्वीप। कहने का मतलब ये सभी नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो देखो प्यारे साथियों यहाँ पर अगर मैं इन दो नामों की बात करूं तो ये जो दो नाम हैं ये किस पर आधारित हैं? तो एक नदी पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? एक नदी पर आधारित हैं, एक रिवर पर आधारित हैं। और यहाँ पे अगर हिंदुस्तान नाम की हम बात करते हैं तो ये हिंदुओं की अधिकता होने के कारण ये नाम नहीं है, बल्कि ये किसके आधार पर है? तो यहाँ पे ऐसे सारे आपको विवाद भी मिलेंगे। अगर हम देखें अपने पॉलिटिकल एरिया में तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य यानी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है किसकी? हिंदुओं की। लेकिन प्यारे साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है और इस नदी के आधार पर ये नाम दिया गया हिंदुस्तान। तो प्यारे साथियों यहाँ पर वो नदी कौन सी है? तो वो नदी कौन सी होगी? तो वो नदी होगी आपकी कौन सी? तो उस नदी का नाम होगा क्या? सिंधु नदी। यानी इसी को हम जानते हैं किसके नाम से? इंडस रिवर के नाम से। प्यारे साथियों आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो ये नदी है, ये नदी के आधार पर नाम पड़ा हिंदुस्तान। अब ये नाम दिया किसने था?
तो यहाँ पे जो नाम देने वाले थे, तो यहाँ पे ये नाम किसने दिया, तो ये दिया था पर्शियन ने। किसने दिया था, पर्शियन ने। और पर्शियन की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें हम कहते हैं क्या, ईरानी लोगों ने। किसने नाम दिया था, ईरानियों ने। तो और आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान नाम दिया था वो किसने दिया था, तो प्यारे साथियों वो ईरानियों ने दिया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा, यहाँ पे इंडिया जो नाम दिया है, ये नाम किसने दिया है, तो यहाँ पे ये नाम दिया है ग्रीक्स ने। कहने का मतलब ग्रीक्स कौन है, तो ये लोग हैं यूनानी। कौन लोग हैं ये, यूनानी। कहने का मतलब यूनानियों ने जो नाम दिया है वो नाम कौन सा दिया है, इंडिया दिया है। अगर हम भारत की बात करें प्यारे साथियों, भारत नाम किसने दिया था, तो अगर मैं भारत की बात करूं तो ये भारत नाम किसने दिया है, तो यहाँ पे एक ये डायनेस्टी थी और यहाँ पर एक ये राजवंश का नाम है। और यहाँ पे राजवंश की अगर हम बात करें तो वहां के एक राजा हुआ करते थे भरत, ठीक है ना, राजवंश हुआ करते थे वहां के। कौन थे ये, भरत। तो राजा भरत के नाम पर ये नाम पड़ा था क्या, भारत। जिन्होंने बचपन में ही, यानी उस अवस्था में जब हम मतलब क्रीड़ा खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं और उस समय जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम भाग जाते हैं, लेकिन उस अवस्था में इन्होंने क्या किया था, शेर के दांत गिन दिए थे। तो इनके गुरु ने क्या कहा था कि ये उन युवाओं का, ये उन बच्चों का जो बहादुर हैं, ऐसे बहादुर बच्चे के नाम से हमारा देश जाना जाएगा। और वो देश का नाम क्या होगा, तो राजा भरत के नाम पर भारत होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। दूसरी बात, यहां पे अगर आर्यवर्त की बात करें तो आर्यवर्त का मतलब क्या है, लैंड ऑफ आर्याज। लैंड ऑफ आर्याज कहने का मतलब यहां पे जो ये नाम पड़ा था, तो यहां पे आर्यों की भूमि, यानी मध्य एशिया से हमारे यहां पर एक कुछ लोग आए थे और वो लोगों ने जहां पर भारत में जिस क्षेत्र में निवास किया, जिस क्षेत्र में वो रहे, जहां पर उन्होंने अपनी कार्यशैली का प्रयोग किया, उस क्षेत्र को कहा गया था क्या, तो प्यारे साथियों उस क्षेत्र को कहा गया था आर्यवर्त। यानी संस्कृत का नाम क्या है, तो आर्यवर्त है। वर्त का मतलब होता है भूमि और आर्य का मतलब जो लोग आए थे। और आर्य आए कहां थे, तो एक हमारे यहां पर दार्शनिक हुआ करते हैं जिनका नाम क्या है, मैक्स मूलर। उनके अनुसार यह कहा गया है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे। यहां पर बहुत सारे डिस्प्यूट हैं इस बात पर। डिस्प्यूट किस बात पे है कि अरे कोई तो कहता है कि अंटार्कटिका से आए थे, कोई कहता है कि तिब्बत से आए थे, लेकिन वास्तविकता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है यहाँ पे मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने इन्हें कहां का बताया है, तो प्यारे साथियों इन्हें बताया है आपके मध्य एशिया का। बात समझ रहे हैं। इसके बाद जम्मू द्वीप की अगर हम बात करें तो जो हमारे पुराण हैं, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो कोई सा भी पुराण हो, उस पुराण में जो हमारे भारत का नाम क्या है, तो हमारे भारत का नाम क्या है, तो हमारे भारत का नाम है आपका जम्मू द्वीप। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप यहां समझ चुके होंगे कि ये नाम है। और आपने जब लवकुश कांड देखा होगा रामायण में, तो वहां पे जब लवकुश श्री राम के दरबार में आते हैं तो वहां पर वो एक मतलब एक स्लोगन कहते हैं और उनमें चारों नाम का उल्लेख किया गया है, आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भारत खंडे। कहने का मतलब जम्मू द्वीप का भी उल्लेख हुआ है। अब यहां पर इन नामों को हम जाने कैसे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त। और सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों ने दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट है, अगर हम किसी रिलीजियस के आधार पर देखें, रिलीजन के आधार पर देखें, धर्म के आधार पर देखें, तो यहां पर जो भारत नाम है वो भारत नाम भरत के नाम पे तो पड़ा है, लेकिन वो भरत ऋषभ देव के पुत्र हैं, ऐसा कहता है कौन सा धर्म, तो ऐसा कहता है जैन धर्म। जैन धर्म में क्या कहा गया है कि जो जो जैन धर्म में यह कहा गया है कि जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनमें, जैन ग्रंथों में जो एक यहां पे तीर्थंकर हुआ करते थे जैनों के, जिनका नाम था ऋषभ देव और उनके पुत्र का नाम था भरत। तो जैन ग्रंथ को क्या कहा गया है, आगत। और आगत में कहा गया है कि इस भारत का नाम जो भारत पड़ा है वो ऋषभ देव के दूसरे पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। लेकिन इतिहास हमारा इस चीज को नहीं मानता क्योंकि वो रिलीजियस है। और यहां पे ये जो बात है ये डायनेस्टी की है, ये बात डायनेस्टी की है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे इस बारे में। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें कि इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनानियों ने दिया। आर्यावर्त, लैंड ऑफ आर्या, यानी मध्य एशिया से जो आर्य आए और जहां पर वो रहे उन्होंने इस क्षेत्र को नाम दिया। जम्मू द्वीप की अगर हम बात करें तो जम्मू द्वीप हमारे पुराणों में उल्लेखित है।
तो पुराणों के हिसाब से हमारे भारत का नाम क्या है? जम्मू द्वीप है। अब प्यारे साथियों, ये तो हो गए हमारे नाम की बात, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? लोकेशन की। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत कहाँ स्थित होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी? भारत कहाँ स्थित होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी? तो स्थिति की अगर प्यारे साथियों हम बात करें तो भारत कहाँ स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, यहां पर किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्लोब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ग्लोब होना चाहिए। तो लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं? तो हम देखते हैं ग्लोब। क्या देखते हैं? ग्लोब। अब यहां पे ये ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? तो ग्लोब से एक और क्वेश्चन बनता है, और आई होप आप उसे आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी का सेब, एप्पल ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो उस ग्लोब को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लोब को कहते हैं। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब का निर्माण यानी इसका फॉर्मेशन किसने किया था, तो ग्लोब का फॉर्मेशन करने वाले कौन हुआ करते थे? तो यहां पे वो हुआ करते थे मार्टिन बेहम। यानी इसका जो निर्माण किया है वो किसने किया है? तो यहां पे एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मार्टिन बेहम, और इन्होंने इन्होंने जो इसका निर्माण किया था, तो निर्माण कब किया था? तो 1492 में, 1492 में इसका निर्माण हुआ। लेकिन इस बात को याद रखना कि जब 1492 में मार्टिन बेहम ने ये ग्लोब बनाया था, ये पृथ्वी का सेब जो बनाया था, क्या इस पर उत्तरी अमेरिका उल्लेखित था? तो उत्तरी अमेरिका इस पर उल्लेखित नहीं था। इस पर उत्तरी अमेरिका उल्लेखित नहीं था। और जब उत्तरी अमेरिका उल्लेखित इस पे नहीं था, क्योंकि उस समय कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज नहीं कर पाई थी, कर तो ली थी लेकिन वो वहां पे नहीं पहुंच पाए थे जब तक इसका फॉर्मेशन कर चुके थे कौन? मार्टिन बेहम। अब मार्टिन बेहम ने इसको क्या परिभाषित किया? चलो साहब, इसको क्या परिभाषित किया? तो इसको कहा था मॉडल ऑफ अर्थ। क्या कहा था इसको? मॉडल ऑफ अर्थ कहा था। कहने का मतलब पृथ्वी का प्रारूप। पृथ्वी का प्रारूप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का प्रारूप कौन होता है? तो पृथ्वी का प्रारूप यानी पृथ्वी के जैसा क्या होता है? तो प्यारे साथियों वो होता है आपका ग्लोब। अब यहां पे जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर ऐसा क्या है जो ये लोकेशन बताता है? इस ग्लोब पर ऐसा क्या है तो जो लोकेशन बताता है? इस बात को यहां पे नोट कर लेंगे कि ग्लोब को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एप्पल ऑफ द अर्थ। एप्पल ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो एप्पल ऑफ द अर्थ कहते हैं पृथ्वी का सेब। पृथ्वी का सेब किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सेब प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? ग्लोब को कहा जाता है। जो किसने बनाया था? जो प्यारे साथियों बनाया है किसने? मार्टिन बेहम ने। कब बनाया है? 1492 में। ये क्या होता है? ये होता है पृथ्वी का प्रारूप। अब यहां पे हम नेक्स्ट बात को समझते हैं कि आखिरकार कैसे हमें यहां पे लोकेशन मिली और यहां लोकेशन से कैसे पता चला कि भारत कहां स्थित है। पेचीदा क्वेश्चन है। भारत कहां स्थित है? मोस्टली लोग कहते हैं कि साहब दक्षिणी एशिया में, उत्तरी एशिया में, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे तो जो ये ग्लोब होगा, इस ग्लोब की अगर हम बात करें तो ग्लोब पर क्या होता है? इस पर कुछ रेखाएं ड्रॉ की गई हैं जो कैसी हैं? काल्पनिक हैं, जिन्हें इमेजिन किया गया केवल। अब वो रेखाएं कौन सी हैं? तो वो रेखाएं दो टाइप की होती हैं। एक तो होंगी कौन सी? हॉरिजॉन्टल। कौन सी होंगी? हॉरिजॉन्टल। और दूसरी रेखाएं प्यारे साथियों कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं वर्टिकल। कौन सी होती हैं? वर्टिकल। कहने का मतलब यहां पे दो तरह की रेखाएं होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इनको हम जानते हैं किस नाम से? तो इनको हम जानते हैं लैटिट्यूड के नाम से। किस नाम से? लैटिट्यूड। और जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं इसको? अक्षांश कहते हैं। सेम उसी प्रकार से कुछ रेखाएं आपकी वर्टिकल होंगी और जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं प्यारे साथियों देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। आपसे पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड। तो यहां पे लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। हाउ मेनी लैटिट्यूड?
तो लैटिट्यूड कितने हैं? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लैटिट्यूड हमारे 180 हैं, 181 भी हैं और यहाँ पे 179 भी हैं। वो कैसे? तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लैटिट्यूड जो अक्षांश होते हैं वो किस तरीके से होंगे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा ग्लोब होगा और इस ग्लोब पर क्या होता है कि अगर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं, क्या की जाती हैं? कुछ रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं जो इस टाइप से हैं। इस टाइप से जो खींची गई रेखाएं हैं ये रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं? तो ये रेखाएं आपकी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। अब इसी ग्लोब पर जो रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, जो रेखाएं ऐसे खींची जा रही हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। यहां पे इनका नंबर कितना है? इनकी संख्या कितनी है इस पृथ्वी पर? तो मैं अगर यहां पे बात करूं टोटल संख्या है 181। कितनी संख्या है इसकी? 181 माइनस 2 इक्वल 179। क्यों यहां पे मैंने -2 क्यों किया? क्योंकि यहां पे जो ये दो हैं आपके पास पोल होते हैं और एक होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा होता है आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे ये पॉइंट के रूप में काम करते हैं ना कि लाइन के रूप में, इसलिए हम इन्हें लाइन न मानकर क्या करते हैं? हम इन्हें पॉइंट मानते हैं। और पॉइंट जब यहाँ पे 181 टोटल होते हैं जिसमें से हम इन दो पॉइंटों को निकाल देते हैं। अब यहाँ पे संख्या कितनी बचती है? 179। यहाँ पे देशांतर की बात करें तो देशांतर प्यारे साथियों कितने होते हैं? 360। कितने होते हैं? 360 पूरे हमारे देशांतर होते हैं। हम तो बात उसकी कर रहे थे ना, लोकेशन की। तो लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर से क्या होगा? हमें प्राप्त होते हैं हेमिस्फेयर। क्या प्राप्त होते हैं हमें? हेमिस्फेयर। जैसे मैंने अगर यहां पे बात करूं कि हेमिस्फेयर की अगर हम बात करेंगे तो हेमिस्फेयर, जैसे मैंने ये कहा ये मेरा ग्लोब है और एक यहां पर ये पॉइंट है। यहां पर जब जब हम देखेंगे तो यहां पर मैं इन दो चीजों को मानता हूं। अब यहां पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इस पर एक अक्षांशीय रेखा खींची जो 0 डिग्री पर है। और जब हम इस रेखा को खींचते हैं तो पृथ्वी दो भागों में बट गई और दो भाग जब बटे तो ये कौन सा हुआ? आपका नदर्न हेमिस्फीयर। कौन सा? नदर्न हेमिस्फीयर। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या कहेंगे? जब ये उत्तरी है तो ये कौन सा होगा? सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? सदर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। सेम इसी प्रकार से यहां पे भी हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे इस टाइप से, और इस टाइप से जब रेखा खींचते हैं तो ये कौन सा हो जाता है? तो ये हमारे पास एक और आता है निकलकर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा कौन सा निकल कर आता है? तो ये आता है कौन सा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब हमारे पास 4 गोलार्ध हो गए। क्या हो गए? हमारे पास 4 गोलार्ध हो जाते हैं। और इन्हीं चारों गोलार्ध के आधार पर मार्टिन बेहम ने जो ग्लोब बनाया था, इन्हीं 4 गोलार्ध के आधार पर हमारे भारत की स्थिति निकल कर आई थी। तो आइए वो हम देखते हैं कैसे स्थिति निकल कर आती है। तो यहाँ पे ये हेमिस्फीयर हो गए। अब हम ये कहते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब सीधी सी बात है, कैसे स्थित है? क्योंकि अक्षांश और देशांतर के आधार पर स्थित है। तो यहां पे क्या होता है? तो यहां पे जब हम बात करते हैं किसकी, तो यहां पे हम जब बात करेंगे किसकी, तो यहां पे जैसे मैंने ये पृथ्वी मान ली। क्या मान लिया? ये पृथ्वी। क्या मान ली मैंने? ये पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर क्या हुआ कि मैंने यहां 0 डिग्री पर एक रेखा ड्रॉ की, और इस रेखा का नाम क्या है? तो इसी रेखा का नाम है इक्वेटर। क्या नाम है इसका? इक्वेटर। और जब ये इक्वेटर है तो मैं इसे हिंदी में कह सकता हूं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा, या क्या कह सकता हूं इसे? विषुवत रेखा। इसने दो भाग बांट दिए। मैं उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ा
और मैं जब उत्तरी और गोलार्ध की ओर बढ़ा तो मैं कितना आगे बढ़ा, तो बढ़ा 23.5 डिग्री तक, और उतना ही मैं नीचे गया कहां तक, तो 23.5 डिग्री तक। यहां पे मुझे दो रेखाएं और मिली, और इन दो रेखाओं को जाना गया किसके नाम से, तो यहां पे ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये कौन सी रही, तो ये कर्क रेखा रही। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या रही, तो ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बात समझ रहे हैं। अब इन्हीं के बीच मैंने क्या देखा, कि यहां पे जब मैंने ये देखा कि यहां पे जब हम आए तो हमने एक क्षेत्र ये देखा और दूसरा क्षेत्र हमने ये देखा। कहने का मतलब इस क्षेत्र में यहां पर हमें एक आकृति देखने को मिली। क्या देखने को मिला, एक आकृति देखने को मिली जो कुछ इस टाइप से थी, जो कुछ इस टाइप से थी। और यही हमारा क्या है, इंडिया है। यही हमारा क्या है, इंडिया है। अब मैं इस इंडिया की प्यारे साथियों बात करूं तो अब मैं इस रेखा के आधार पर देखूं तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं इस रेखा के आधार पर देखूं तो भारत कहां है, पूर्वी गोलार्ध में। तो कहने का मतलब ये जो एरिया होगा, ये एरिया कौन सा है, तो इस एरिया को हम जानते हैं किस नाम से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के नाम से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के नाम से। तो प्यारे साथियों ये उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है ये किससे निकल कर आया, तो ग्लोब पर खींची गई रेखाओं से। और वो रेखाएं कौन सी थी, अक्षांश और देशांतर। और उन्हीं अक्षांश देशांतर के आधार पर आज हम कह पाते हैं कि भारत कहां स्थित है, तो भारत कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो प्यारे साथियों हम यहां पर कह सकते हैं कि भारत कहां लोकेटेड है, तो भारत ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। बात समझ गए। तो यहाँ पे भारत यहाँ स्थित होगा। अब ये रेखाएं भारत से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती हैं, यहाँ पर यहाँ से जो दूरी है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी हो जाती है, ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे की ओर अभी। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट ये हो जाता है। दूसरी अगर हम प्यारे साथियों बात करें बाउंड्री की, तो यहाँ पे जो बाउंड्री की अगर हम प्यारे साथियों बात करते हैं, जो बाउंड्री रहेंगी, बाउंड्री का मतलब क्या है, तो बाउंड्री का मतलब होता है सीमा रेखा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो आइए लेट बी चेक। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो भारत होगा और इस भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाएंगे। इस भारत में यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग कुछ इस टाइप से हमारा ये इंडिया रहेगा। और यहाँ पे जो इंडिया रहता है ये कुछ इस हिसाब से हमारा इंडिया रहता है। और यहाँ पे अब सीमा की अगर हम बात करें तो सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाटर होगा, ये क्या भर रहा होगा, यहाँ वाटर भर रहा होगा। और वाटर के साथ साथ ये वाटर किसका होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाटर जो होगा ये सागर महासागर इन सब का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो प्यारे साथियों इधर जो होगा वो क्या होगा, बे ऑफ बंगाल। क्या होगा, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। इधर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है अरब सागर। क्या होता है, अरब सागर। इधर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो कहने का मतलब यहां पर इस तरीके से ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। तो ये दक्षिण वाला भाग है जो, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पेनिसुलर इंडिया। क्या कहलाता है, पेनिसुलर इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। बात समझ रहे होंगे। तो ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर पानी से घिरा हो वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय भारत।
अब यहां पर अगर हम देखें तो देश कौन कौन से हैं, तो यहां पे देखो कौन सा देश हो जाएगा पाकिस्तान, यहां कौन सा देश हो जाएगा अफगानिस्तान, यहां कौन सा देश हो जाएगा आपका चीन, यहां कौन सा देश हो जाता है आपका नेपाल, यहां कौन सा देश होता है आपका भूटान, यहां कौन सा देश होता है भूटान, यहां कौन सा देश होता है म्यांमार, कौन सा देश होता है म्यांमार, यहां कौन सा देश होता है आपका बांग्लादेश, कौन सा देश होता है बांग्लादेश। तो इस तरीके से यहां पे इन देशों से घिरा हुआ है हमारा भारत, और यही देश हमारे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्यारे साथियों कैसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और भूटान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस तरीके से ये सीमाएं पूछी जाती हैं, जो बाउंड्री होती है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है और किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से सॉर्ट आउट किए जाते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो अब यहां पे भारत के और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी होगी, तो वो होगी कौन सी सीमा रेखा, तो उसका नाम होगा रेडक्लिफ। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या होगा, डूरंड। भारत और नेपाल के बीच यहां पर एक फिजिकल बाउंड्री है जिसे हम कहते हैं काली नदी। क्या कहते हैं, काली नदी। तो काली नदी ही क्या है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करती है। यहाँ पे भारत और भूटान के बीच प्यारे साथियों कौन सी सीमा रेखा होगी, जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री होगी, जिसका नाम क्या होगा, मैक्सवेल सीमा रेखा होगा। क्या होगा, मैक्सवेल सीमा रेखा। अगर भारत और म्यांमार के बीच की बात की जाए तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा कौन सी है, तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है वो है पटकाई की पहाड़ी। ये भी एक फिजिकल बाउंड्री है, यानी भौतिक सीमा रेखा है पटकाई की पहाड़ी। और ये मोस्टली आपको कम देखने को मिलेगा कि भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, तो वो होगी पटकाई की पहाड़ी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भारत और म्यांमार के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र कौन सा होता है, वो क्षेत्र होता है दिफू पास यानी दिफू दर्रा। इस तरीके से यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है प्यारे साथियों वो कौन सी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन इसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सीमा रेखाएं हो जाती हैं। और सीमा रेखा के साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में एक हमारे यहाँ पे द्वीप पाया जाता है बे ऑफ बंगाल में, जिसे हम जानेंगे अंडमान निकोबार के नाम से। कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे टोटल जो जलीय सीमा है, जो टोटल जलीय सीमा होगी, जो वाटर बाउंड्री होगी भारत की कितनी है, तो 11,098 किलोमीटर है, जो अभी इसमें चेंजमेंट हुआ है। ये इंपोर्टेंट है बेहद, करंट का मैटर है। 2023-24 में ये चेंज हुई थी, जो प्रादेशिक सीमा बनाई गई। लेकिन पहले ये इसकी जो ओल्ड लेंथ है, जो पुरानी इसकी लंबाई है, वो ओल्ड लेंथ कितनी है प्यारे साथियों, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन आज कितनी है, 11,098 किलोमीटर की है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। दूसरा, जलीय सीमा तो ये हो गई, लेकिन ये तो स्थल है, क्वेश्चन है। अब अगर आपसे पूछता है कि स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री कितनी है, तो स्थलीय सीमा टोटल भारत की कितनी होगी, तो ये होगी 15,106 किलोमीटर। कितनी होगी, 15,106 किलोमीटर। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे कि यहाँ पर स्थलीय सीमा इस टाइप से थी। ये देशों ने हमारे देश के साथ सीमा साझा की थी, ये हमारी जलीय बाउंड्री थी। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये भारत का पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, किन किन नाम से ये एक्सटेंशन हुआ है भारत का। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिएगा तब, और हम ये सारी रोचक जानकारी अब आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।